वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनिला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट को हम ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके पहले देख लें। उसके अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप्स थी कॉस्ट की उनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसका जो टेबल है हमारे पास वो किस तरह आएगा और उसके अलावा जो इसका कर्व है उसकी शेप क्या है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जो वेरिएबल एवरेज कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज कॉस्ट को एक्सप्लेन करें तो ये बेसिकली है क्या। इसको हम एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसके अलावा यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक आउटपुट का यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो जब हमारे पास जितनी भी टोटल कॉस्ट होगी उसको हम क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका शेड्यूल है। इस शेड्यूल में हम देख लेते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारे पास जीरो आउटपुट होगी तो टोटल कॉस्ट क्या है, 10। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 10 क्यों है जीरो आउटपुट के ऊपर भी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं टोटल कॉस्ट के, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट बेशक आउटपुट जीरो भी हो तो हमारे पास जो है कुछ ना कुछ कॉस्ट वो जरूर होगी, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है, 10 है। जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो टोटल कॉस्ट 16 है। तो यहाँ पे अब हम एवरेज कॉस्ट किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जब जीरो है तो हम टोटल कॉस्ट 10 है तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट के साथ। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 को जब हम डिवाइड करेंगे जीरो के साथ तो ये हमारे पास किसके आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम टोटल कॉस्ट 16 है इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट 16 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल आ गई, 16। फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 25 डिवाइडेड बाय 3 8.3। तो ये हमारे पास इस तरह सारी क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास एक टेबल है, शेड्यूल है एवरेज कॉस्ट का कि किस तरह हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। नेक्स्ट हम इसका कर्व देख लेते हैं। तो जो हमारे पास इसका कर्व है वो किस तरह बनेगा और इसकी शेप क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या ले लिया, आउटपुट ले ली, और वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले लेंगे, एवरेज कॉस्ट ले लेंगे। तो इस तरह जब हम प्लॉट करेंगे ये सारे जो पॉइंट्स एवरेज कॉस्ट के हैं इस ग्राफ के अंदर तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आउटपुट जब प्रोड्यूस हो रही थी फर्स्ट यूनिट पे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या है, 16। तो यहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट होगा 16। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10 है तो यहाँ पे सेकेंड आउटपुट पे 10, फिर थर्ड पे 8.3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यू शेप्ड कर्व आ जाएगा। ये यू शेप क्यों होता है, जहां पे भी हम कॉस्ट के अंदर जितने भी कर्व्स पढ़ेंगे वो यू शेप्ड होंगे तो इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू में क्या हो रहा है हमारे पास जो डिक्रीजिंग रेट के मतलब ये जो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, उसकी वजह क्या है कि स्टार्ट में जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है उनका। क्यों, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लें किसी भी इक्विपमेंट की, मशीनरी की, तो स्टार्ट में जब हम बिजनेस के स्टार्ट में कोई मशीनरी लेते हैं तो वो बिल्कुल न्यू होगी तो उस पर वो काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से करेगी, इफेक्टिव वे में करेगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब हमारी जो मशीनरी है वो अच्छे से काम कर रही है, वो खराब नहीं हो रही, इसलिए उसको हमें ठीक करवाने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आ रही, लेबर अच्छे से काम कर रही है, सब कुछ। तो उस वजह से इंक्रीजिंग रेट के ऊपर जो है ये प्रोड्यूस होगा और हमारी कॉस्ट क्या है, डिक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे। फिर आगे कांस्टेंट हो जाएगा और फिर क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। तो इस वजह से हमारा ये कर्व जो है वो यू शेप्ड होगा एवरेज कॉस्ट का। तो ये हमारे पास इसका शेड्यूल है, ये हमारे पास इसका कर्व है कि ये किस तरह का होगा, यू शेप्ड होगा एवरेज कॉस्ट का कर्व हमारे पास हमेशा। तो नेक्स्ट अब हम एवरेज कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो बेसिकली हम किस तरह डिफाइन करेंगे उसको,
इट इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो हमारे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली है और इस टेबल की मदद से हम इसका कर्व देख लेंगे कि उसकी शेप क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट 1 2 3 4 5 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये सेम वही टेबल है जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर यूज किए हैं। अब उन्हीं की मदद से हम नेक्स्ट जो है आगे ये सारी चीजें निकाल लेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 10 है, 1 जब आउटपुट है। तो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 आ गई। फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गई, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। तो ये हमारे पास एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टोटल हमारे पास एक आ गई है। अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं ग्राफ के अंदर। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट ले ली, वाई एक्सिस के ऊपर हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ले ली। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आउटपुट के ऊपर हमारे पास 10 है, फिर सेकेंड आउटपुट के ऊपर हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 5 है। तो इस तरह ये हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लोप जो है कर्व हमें मिल जाएगा। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और टुवर्ड्स राइट जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इस वजह से है कि जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी आउटपुट क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्रीज होने की वजह आउटपुट के इंक्रीज है। आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारे पास है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब इसकी जो शेप है, अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप है इसकी, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होने की वजह क्या है, हमें पता है कि जो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें क्यू के साथ, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जब सेम रहेगी तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्यू, ये भी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसके कांस्टेंट होने की वजह से ये भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा। इसलिए हमारा जो एरिया अंडर द कर्व, ये जो पॉइंट्स हैं इनके नीचे वाला एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो नेक्स्ट अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सेम उसी तरह जिस तरह हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिफाइन किया, इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका भी सेम हमने इस तरह टेबल बना लिया। तो हमारे पास जो पीछे हमने टेबल किया था उसके अंदर हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, उसको ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया आउटपुट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस सारी जो हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली है इसको हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे और इसके कर्व की शेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हमारे पास फर्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस हुई तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 है, ये हमारे पास 6 हो गया, फिर 2 के ऊपर 5 है तो हमने 5, इस तरह हमारे पास ये कर्व आ जाएगा यू शेप्ड। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमारे पास उसकी शेप क्या होगी, यू शेप्ड होगा। तो यू शेप्ड हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शुरू में जो हमारे पास रिटर्न्स आएगा फैक्टर्स का वो ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर आगे कांस्टेंट और उसके बाद ये क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। इसलिए ये हमारे पास कर्व क्या है, यू शेप्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे एवरेज कॉस्ट के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उनके हमने कर्व्स को भी देख लिया। हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास क्या है, यू शेप्ड कर्व है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट अब हम इन सबको जो हमारे पास जितने भी तीनों कर्व्स हैं अब हम इनको एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करके इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, इसके दोनों कंपोनेंट्स ये आप डिटेल से इनको मैंने यहाँ पे बना दिया, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके इनकी शेप्स को अपने पास सेव रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप इनको रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशनशिप जो हमारे पास है एसी, एएफसी और एवीसी का, इनके कर्व्स को पहले हमने 1 बाय 1 अलग अलग ड्रॉ करके देख लिए। अब हम इनको एक ही ग्राफ के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट को ले लिए,
और वाई एक्सिस के ऊपर हमने AC, AVC और AFC को ले लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन आ सकता है। अगर इनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आपने इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है। इनको आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, अगर टेबल ना भी हो तो आप इनको फ्री हैंड ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट ले लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ये चीजें ले ली। अब जो हमारे पास अलग अलग जो हमने कर्व बनाए थे उनको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले आपने इनकी शेप्स के बारे में बताना है। जो हमारे पास शेप है AC और AVC की, यू शेप्ड है। यू शेप्ड क्यों है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास AC है वो लाई अबव AFC एंड AVC, ये इनके ऊपर आएगा क्योंकि ये दोनों का सम है, AVC और AFC का, इसलिए हमेशा इनसे ऊपर आएगा। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है AFC। तो इसकी शेप जो है हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड है। और क्योंकि इसके नीचे जितना भी एरिया अंडर द कर्व है, इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर द कर्व क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जो AC है उसका जो यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम पॉइंट आएगा वो जब आपने ड्रॉ करना है, इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इसका मिनिमम पॉइंट AVC के बाद आना चाहिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और एवरेज कॉस्ट का बाद में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है जो गैप है, गैप की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे हमारे पास गैप है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का इंक्रीज होता है। यहाँ पे हमारे पास गैप इनके दोनों के दरमियान कम है। आगे हम अगर मूव करते हैं तो ये गैप ज्यादा होता जाता है। इसी तरह जो गैप है हमारे पास AVC और AC का, पहले क्या है? ज्यादा है, और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी जो हमारे पास गैप है ये डिक्रीज होता जाएगा। इनका गैप डिक्रीज होगा, ये मतलब इस तरह एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मौजूद है। तो इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्लोजर मूव करेंगे। तो ये हमारे पास ये सारा जो रिलेशनशिप है इन तीनों कर्व्स का, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा हमने इनके 1 by 1 कर्व्स और इनके टेबल्स को भी ड्रॉ करके देख लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने कवर किया है एवरेज कॉस्ट को, उसके कंपोनेंट्स को, उनके कर्व्स किस तरह बनेंगे, उसके अलावा इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।